हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दोस्तों, इमेजिन कीजिए एक सीज़फायर अनाउंस होता है। लोग सोचते हैं कि शायद अब बम नहीं गिरेंगे, शायद अब बच्चे घर लौट पाएंगे, शायद अब रात को आसमान में फाइटर जेट्स नहीं दिखेंगे। लेकिन सीज़फायर लागू होने के कुछ ही घंटों बाद दक्षिणी लेबनान में फिर धमाके होने लगते हैं। फिर ड्रोन्स उड़ते हैं, फिर बिल्डिंग्स गिरती है और फिर खबर आती है कि कम से कम 5 लोगों की डेथ हो गई है। अब आप सोचिए, अगर सीज़फायर शुरू होने के कुछ घंटों बाद ही लोग मरने लगे तो क्या वो सीज़फायर सच में सीज़फायर है? यही आज की सबसे बड़ी कहानी है और यही मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी है, क्योंकि यहां सिर्फ गोलियां नहीं चल रही, यहां ट्रस्ट भी मर रहा है। देखिए, सैटरडे सुबह लेबनान की नेशनल न्यूज एजेंसी के मुताबिक दक्षिणी लेबनान के नवाटियो इलाके में इजराइल वारप्लेन्स और ड्रोन्स ने कई स्ट्राइक्स की। कई घर तबाह हुए, कई रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स डैमेज हुई, आर्टिलरी सेलिंग भी हुई और कम से कम 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई। लेकिन इस खबर का सबसे शॉकिंग हिस्सा डेज की संख्या नहीं है, इसका सबसे शॉकिंग हिस्सा टाइमिंग है। क्योंकि एक दिन पहले इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज़फायर अनाउंस हुआ था। मतलब जिस शांति का इंतजार लोग कर रहे थे वो शुरू होने से पहले ही टूटती हुई दिखाई देने लगी। अब सवाल यह है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्या सीज़फायर सिर्फ कागज पर था या फिर दोनों पक्ष अभी भी युद्ध के मोड में है? देखिए, इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। पिछले कई महीनों से इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच लगातार लड़ाई चल रही है। बॉर्डर के दोनों तरफ रॉकेट्स के, ड्रोन्स के एयर स्ट्राइक्स हुई और धीरे धीरे ये कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा हो गया कि पूरे मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी खतरे में पड़ गई। हिजबुल्लाह कोई छोटा ग्रुप नहीं है, ये लेबनान का सबसे पावरफुल आर्म्ड ग्रुप माना जाता है और इससे ईरान का सपोर्ट भी मिलता है। यानी जब इजराइल और हिजबुल्लाह लड़ते हैं तो दुनिया सिर्फ इजराइल और लेबनान को नहीं देखती, दुनिया ईरान को भी देखती है और अमेरिका को भी। यहीं से जियोपॉलिटिक्स शुरू होती है। अब आप सोचिए, अगर एक लोकल बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट में ईरान, इजराइल, अमेरिका और गल्फ कंट्रीज के इंटरेस्ट जुड़ जाए तो मामला कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और यही आज हो रहा है। अब देखिए, फ्राइडे को क्या हुआ, एक नया सीज़फायर अनाउंस किया गया। इस सीज़फायर को कराने में अमेरिका और कतर ने मीडिएशन की। योजना ये थी कि लोकल टाइम के हिसाब से शाम 4 बजे से लड़ाई रुक जाएगी। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और निकली। सीज़फायर लागू होने के आसपास ही वायलेंस बढ़ गया। रिपोर्ट्स के अनुसार हिजबुल्लाह के अटैक्स में 4 इजराइल सोल्जर्स मारे गए। इसके जवाब में इजराइल ने पूरे लेबनान में 150 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की और कम से कम 47 लोगों की मौत की खबर आई। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दोनों पक्ष टेक्निकली सीज़फायर की बात कर रहे थे, लेकिन प्रैक्टिकली दोनों एक दूसरे को मिलिट्री मैसेज भी भेज रहे थे। यानी हम शांति चाहते हैं, लेकिन हम कमजोर नहीं दिखना चाहते। और अक्सर यही सीज़फायर टूटते हैं, क्योंकि बैटलफील्ड की साइकोलॉजी डिप्लोमेसी से अलग होती है। अब सवाल यह है, आखिर ट्रिगर क्या था? रिपोर्ट्स के मुताबिक टेंशन का बड़ा कारण अली अल टाहर हिलटॉप बना। ये एक स्ट्रैटेजिक ऊंचाई है जो आसपास के इलाके को ओवरलुक करती है। मिलिट्री टर्म्स में ऐसी जगह है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो ऊंचाई पर बैठा है उसे नीचे का पूरा इलाका दिखाई देता है। कहा जा रहा है कि इजराइल फोर्सेस के मूवमेंट को हिजबुल्लाह ने सीज़फायर का उल्लंघन माना। इसके बाद जवाबी कार्रवाई हुई, ड्रोन्स और एंटी टैंक मिसाइल्स का इस्तेमाल हुआ और इजराइल सोल्जर्स मारे गए। अब आप सोचिए, अगर दोनों पक्ष सीज़फायर के बाद भी एक दूसरे के मिलिट्री मूवमेंट को खतरा मान रहे हैं तो क्या सीज़फायर टिक पाएगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ा जाता, युद्ध परसेप्शन से भी लड़ा जाता है। अगर एक पक्ष को लगे कि दूसरा फायदा उठा रहा है तो जवाबी हमला लगभग तय हो जाता है और अभी यही साइकिल चल रही है। अटैक, रिटेलिएशन और फिर सीज़फायर, फिर अटैक, फिर रिटेलिएशन, यानी हिंसा का एक एंडलेस लूप। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, इसका असर स्विट्जरलैंड तक पहुंच गया है, क्योंकि इसी समय
अमेरिका और ईरान के बीच भी रीजियोनल डी एस्केलेशन की कोशिशें चल रही थी। कई रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रॉडर रीजियोनल अंडरस्टैंडिंग पर बातचीत हो रही थी, जिसका मकसद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव कम करना था। लेकिन जब ग्राउंड पर फिर से बॉम्ब गिरने लगे तो डिप्लोमेटिक टॉक्स पर भी असर पड़ने लगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नवाटिहो में गिरने वाला हर बम सिर्फ लेबनान को प्रभावित नहीं करता, वो वाशिंगटन को भी प्रभावित करता है, तेहरान को भी, दोहा को भी और ग्लोबल डिप्लोमेसी को भी। यही जियोपॉलिटिक्स का असली चेहरा है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, मिडिल ईस्ट आज सिर्फ सिक्योरिटी इश्यू नहीं है, ये एनर्जी इश्यू भी है, ट्रेड इश्यू भी है, ग्लोबल इकोनॉमी इश्यू भी है। अगर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है तो शिपिंग रूट्स प्रभावित हो सकते हैं, ऑयल मार्केट प्रभावित हो सकता है, ग्लोबल प्राइजेस प्रभावित हो सकती है, यानी असर सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं रहेगा। अब आप सोचिए, एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का इंपैक्ट दुनिया भर के फ्यूल प्राइजेस तक पहुंच सकता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया इस कॉन्फ्लिक्ट को बहुत ध्यान से देख रही है। लेकिन सबसे ज्यादा दुखद तस्वीर सिविलियंस की है, उन लोगों की जिनका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, जिनका डिप्लोमेसी से कोई लेना देना नहीं, जो सिर्फ अपने घर में सुरक्षित रहना चाहते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार कई फैमिलीज सीज़फायर की खबर सुनकर वापस लौटने की सोच रही थी। लोगों को लगा था कि शायद अब हालात सामान्य होंगे, लेकिन फिर स्ट्राइक शुरू हो गई और कई लोग वापस शेल्टर्स की तरफ जाने लगे। सोचिए, एक परिवार घर लौटने की तैयारी करे और कुछ घंटों बाद फिर भागने लगे। ये सिर्फ मिलिट्री क्राइसिस नहीं है, ये ह्यूमन ट्रेजेडी है। यही वजह है कि ग्राउंड पर फ्रस्ट्रेशन लगातार बढ़ रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि किस पर भरोसा करें। सीज़फायर अनाउंस होता है, फिर हमला हो जाता है, फिर नया बयान आता है, फिर नया हमला। इससे माहौल में ट्रस्ट बनाना लगभग असंभव हो जाता है। अब आगे क्या होगा? 3 पॉसिबिलिटीज है। पहली पॉसिबिलिटी, सीज़फायर किसी तरह बच जाए, अमेरिका, कतर और बाकी मीडिएटर्स दबाव डाले, दोनों पक्ष पीछे हटे और धीरे धीरे वायलेंस कम हो। यह सबसे पॉजिटिव सिनेरियो है। दूसरी पॉसिबिलिटी, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जारी रहे, यानी सीज़फायर टेक्निकली मौजूद रहे लेकिन ग्राउंड पर स्ट्राइक्स और क्लासेस चलते रहे। सच कहे तो फिलहाल यही सिनेरियो सबसे रियलिस्टिक लगता है। और तीसरी पॉसिबिलिटी, कॉन्फ्लिक्ट फिर बड़े एस्केलेशन में बदल जाए। अगर किसी बड़े कमांडर की मौत होती है, अगर किसी मिलिट्री टारगेट पर हमला होता है या सिविलियन कैजुअलिटीज बहुत बढ़ जाती है, तो पूरा कॉन्फ्लिक्ट फिर से एक्सप्लोड कर सकता है और तब सिर्फ लेबनान और इजराइल नहीं, पूरा रीजन प्रभावित हो सकता है। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी बात सिर्फ 5 कैजुअलिटीज नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीज़फायर के कुछ घंटों बाद ही हिंसा वापस दिखाई देने लगी, यानी शांति अभी बेहद फ्राजाइल है, बहुत कमजोर है और मिडिल ईस्ट एक बार फिर उस मोड़ पर खड़ा है जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरे क्षेत्रों को आग में धकेल सकती है। इस वीडियो को यही एंड करते हैं। मैं ऐसे ही डेली जियोपॉलिटिकल एनालिसिस आपको प्रोवाइड करता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।